लोकतंत्र के परिणाम परिचय। जब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्सों के सवाल पूछने का वक्त आ गया है, जैसा कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हमें अमूमन किन परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हमें इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस विषय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वंचित हैं और वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव, तथा आखिरी में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर गौर करेंगे। इस तलाश में हम सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौती पर सोचने के लिए उकसाती हैं, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्यायों में विचार करेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, ये क्या मैडम लिंग दो के की कक्षा में भी हम इन्हीं निष्कर्षों पर पहुंचे थे। मुझे यह कक्षा इसीलिए बहुत पसंद आई क्योंकि बच्चों को बने बनाए निष्कर्ष नहीं बताए गए थे। क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी। आप इसे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाएं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण है। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, इससे फैसले में बेहतरी आती है, टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरी होती हैं। अपने आसपास के लोगों से बातें करें तो पाएंगे कि अधिकांशतः लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र की पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वाले की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजे पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यह चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी है। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामलों में ये देश एक दूसरे से काफी अलग अलग हैं। स्पष्ट है कि इन सबको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या यह कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीदें हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से ही करेंगे। कई बार हम लोकतंत्र को हर वर्ष की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीजों की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेश करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भरा है। ये चित्र में डेमोक्रेसी दिखाई गई है।
पहला, टू सेटलेट द लैंग्वेज इशूज स्टूडेंट डेम्स, to solve the border dispute, to get the more DA, to get the separate state as a protest against the police excuse democracy. आर के लक्ष्मण, ब्रशिंग अप द ईयर्स, क्या विविध प्रकार के दबाव झेलने और तरह तरह की मांगों को संतुष्ट करना ही लोकतंत्र है। यह कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीजों की मांग जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालें। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सब बड़ी चिंता यही होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। वक्त, जरूरत और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। इस सवाल के तफसील में जानने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ाव सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में काम प्रभावी सरकार बनाती है। निश्चित रूप से यह सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता, उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती हैं? आइए अब फैसलों का मूल्य के हिसाब से तौलने की कोशिश करें। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रियाएं को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। सरकार की नज़र पे ये चित्र में आप सरकार के बारे में बस इतना जान पाते हैं, आपके बारे में सरकार इतना जानती है। माइक किफे केगल कार्टून्स बनाए गए हैं, लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है, इसीलिए इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं जाता। अब दूसरे पहलू पर नजर डालें। लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं। यह चीजें अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसीलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर करें रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सरकार आपके तथा आपके परिवार के बारे में क्या क्या जानती है और कैसे जानती है? जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र। सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत हैं? तो इसका मतलब यह कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है। इसका मानसिक कसरत के बाद हमने यही नतीजा निकाला है ना, मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारें
नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनने वाली कार्यविधि भी विकसित कर सकती है। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तौलना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया, नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का सूचना का अधिकार, इन पैमानों पर लोकतांत्रिक शासन का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थिति बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल हुई हैं, पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही के ऊपर वरीयता दी गई है। इनमें से किसी एक कथन से सहमत है। दक्षिण एशिया 20, 10 और 62, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका 72 लोकतंत्र 72, 69, 70, 62, 37, 71, कभी कभी तानाशाही 72, 6, 9, 10, 14, 11, कोई फर्क नहीं पड़ता, 25, 21, 28, 49, 18। स्रोत SDSS टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007 का लिया गया है। ये लोकतंत्र का ये निकाला गया है, उनका रिकॉर्ड खराब रहा है, पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासन से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही कि वे लोगों की जरूरत और मांगों को ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दे। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांग की अपेक्षा करती हैं। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही करते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरत के प्रति संवेदनशील हैं, यह कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासन से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, यह सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों का संदेह है। अपने देश के लिए लोकतंत्र कितना उपयुक्त है? दक्षिण एशियाई बहुत उपयुक्त 88, बांग्लादेश 93, श्रीलंका 92, भारत 92, पाकिस्तान 84, नेपाल 79, 0, 50 और 100 के बीच। लोकतंत्र के लिए भरपूर समर्थन, जनता द्वारा चुने गए शासकों के शासन से सहमत लोगों की संख्या बहुत उपयुक्त। दक्षिण एशिया में 94, श्रीलंका में 98, बांग्लादेश में 96, भारत में 95, नेपाल में 94, पाकिस्तान में 81, 0, 50 और 100 के बीच ये आंकड़े बनाए गए हैं। हो सकती है इससे भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचारों के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशियाई के परमाणु से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के शासन चाहते हैं। वे यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देशों के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र की एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। आर्थिक समृद्धि और विकास। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उसे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? हम अगर 1950 से 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाजों की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने वाले लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को
खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों मसलन देशों की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। इस तथा इससे आगे की 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर को दिखाते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर बराबर हुआ है? राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करें? धनी समृद्ध, आर्थिक समृद्ध और आय का बंटवारा। चित्र में बीच बीच के और नीचे गरीब। ये आर के मैटसन के एंगल कार्टून धनिकों के पास सबसे ज्यादा धन है। चित्र में ये धन की दिखाई गई है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धिता। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले बड़े तर्क भावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसे रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शे में ऐसे कुछ प्रमाण दिए गए हैं। चार्ट 1 बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड का ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। ये चित्र में भूख दिखाई गई है। ओह मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना नीचे कैसे रह गए? तुम ही बताओ। आवास, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल। जिम्मी फागुलिये कंगल कार्टून्स बनाए गए हैं। दूसरी चार्ट 2 बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोगों राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसर की असमानता बरकरार रहती है। अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार बनाकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो तो आपका फैसला क्या होगा? चार्ट 1 में विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की दरें 1950 से 2000 के बीच में दिखाई गई। शासन का प्रकार और देश विकास दर। सभी लोकतांत्रिक शासन 3.95, सभी तानाशाही 4.42, तानाशाही वाले गरीब देश 4.34, लोकतंत्र वाले गरीब देश 4.28। स्रोत एडम प्रेजवर्क्स, माइकल ई अल्वेरेंज, जोन्स एंटोनियो केवीवब और फर्निड लीमुंगी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एंड द वेल बीइंग इन द वर्ड्स 1960 से 1990। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस 2000 में लिया गया। चार्ट 2 में चुने हुए देशों की आय की असमानता। देश के नाम, राष्ट्रीय आय का प्रतिशत हिस्सा, ऊपर का 20%, नीचे का 20%। दक्षिण अफ्रीका में 64.8 2.9, ब्राजील में 63 2.9, नीचे वाले रूस में 53.7 4.4, अमेरिका में 50 तो 4, ब्रिटेन में 45 तो 6, डेनमार्क में 34.5 तो 9.6, हंगरी में 34.4 तो 10। असमानता और गरीबी में कमी।
आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही लोग, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानताओं को कम करेंगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इसी तरह हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसर और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? गरीब की आवाज, ये चित्र में गरीब की आवाज के स्टिकर लगा दिया गया है। ये चित्र में ये एरेस बेस्ट लैटिन अमेरिका केंगल कार्टून एरेस द्वारा बनाया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है। समाज के सबसे निचले हिस्सों के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसे बुनियादी जरूरतों पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतंत्र व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई हैं। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा। हमारे मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफी बड़ी है, इसीलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार गरीबी के सवालों पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती है जितना कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारते हैं। अनेक गरीब देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। अमीर देशों पर निर्भर होंगे। लोकतंत्र का मतलब है बहुमत का शासन। गरीबों की बहुमत है, इसलिए लोकतंत्र का मतलब हुआ गरीबों का राज। पर ऐसा होता क्यों नहीं? विश्व की धन चंद लोगों के हाथ में है। विश्व का धन चंद लोगों के हाथ में। 50% विश्व का धन 2% इधर। मैनी फ्रांसिस्को द फिलीपींस केंगल कार्टून से बनाया गया है। ये आपका द इंडियन टाइम्स से लिया गया है। सामाजिक विविधता में सामंजस्य। आपके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि लोकतंत्र में इस बात का पक्का इंतजाम होता है कि लोग एक दूसरे का सिर न फोड़े। यह तो सद्भाव की स्थिति नहीं हुई है। क्या हम इतने भर से संतोष कर सकते हैं? क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएंगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह की सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जाति समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोट या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह और अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों को आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। यह
गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ ही काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पतम की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूहों का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोगों और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनाने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता। क्या समझा क्या जाना? संघर्ष हेल मेल एरेम्स बेस्ट लैटिन अमेरिका के एंगल कार्टून बनाया गया है। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के के प्रभावों को इन दो तरीकों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक एक अनुच्छेद लिखिए। नागरिकों की गरिमा और आजादी। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान और व्यवहार नहीं किया जा गया है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीजों को मानती है कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर जरूरत अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होती है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें। दुनिया के अधिकांश समाज ही पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि समाज महिलाओं के साथ गरिमा और समानताओं का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरत। मुझे सिर्फ अपनी बोर्ड परीक्षा की चिंता है, पर लोकतंत्र को इतनी सारी परीक्षाओं से गुजरना होता है और परीक्षा लेने वाले भी करोड़ों होते हैं। शर्त है और आज अगर कहीं यह हालत है तो इसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा ही से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप से इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तब तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आजादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानताओं पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था न कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई है। जाति के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानून या नैतिक बल नहीं होता। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देशों के मूल्यांकन आधार ये डेमोक्रेसी वाला चित्र दिखाया गया। मूल्यांकन आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाजों के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़े अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबारा लगा देते हैं। शिकायतों
का बने रहना ही लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाजों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। लोकतंत्र के कामकाजों से लोगों की असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता ही है, साथ ही यह लोगों की प्रजा से नागरिक बनाने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोगों मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। चित्र में दिखाया गया है, क्या समझे क्या जाने, रोजा प्रेरणा का एक स्तंभ। बहन जी यह सीट मेरी है। सेंट बेंगलो केंगल कार्टून्स। हमारे आज के नेता नैतिक साहस रोजा पार्कस। जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है, दक्षिण एशियाई 65, बांग्लादेश 66, भारत 67, नेपाल 75, पाकिस्तान 50, श्रीलंका 65, 0 से 80 के बीच में। स्रोत SDSA टीम स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2007। ऊपर दिए गए कार्टून या ग्राफ को देखें, दोनों में इस हिस्से में उठाए गए मुद्दे नागरिक की गरिमा और आज़ादी को दर्शाया गया है। कार्टून या ग्राफ से जुड़ने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोजा पार्कस कौन थी और यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है? ये क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे। ये टैली नुन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुंगी बस्ती में वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। उसका राशन कार्ड गुम हो गया और जनवरी 2006 में उसने डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाने के लिए अर्जी दी थी। अगले 3 महीनों तक उसने राशन विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात की रानी और अधिकारी उसका काम करने या उसकी अर्जी की स्थिति बताने की कौन कहे उनको देखने तक के लिए तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी को दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्जी पर काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में भी उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग का एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उसने इस इलाके के खाद्य और आपूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब उसका काम हो गया है, इसीलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन आप वापस ले लें। नुन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नुन्नू के इस आवेदन का अधिकारों पर क्या असर हुआ? आप अपने पिताजी से पूछिए कि अपनी समस्या के लिए सरकारी कर्मचारी के पास जाने की उनका अनुभव कैसा रहा है।